हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एमएलएस पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक और टॉपर जिनका नाम है सारा चौहान, जो जामिया मिलिया में मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में रैंक 2 लेकर के आई हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सारा चौहान के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में, उनकी कंसिस्टेंसी के बारे में, वो चैलेंजेस जो उन्होंने 2 साल जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किया, वो खुशियाँ, वो गम, वो आंसू और अब खुशियाँ। इसका जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे और फिर देखेंगे कि उनका पूरा 1 साल की उसकी स्ट्रैटेजी क्या रही है। तो सबसे पहले सारा, आपको तहे दिल से बहुत-बहुत मुबारकबाद। फाइनली आपका जामिया में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो सारा, कैसा लग रहा है आपको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया और सेकंड रैंक आई है मेरी। तो इसका थैंक यू तो मैं आपको और एमएनएस को ही कहूँगी कि और ये एक टाइम था जब आपने कहा था कि सर एमयू का आपने एग्ज़ाम दिया था, आपका वेटिंग आया था उसमें, राइट? और आपने कहा था कि मैं पॉडकास्ट अर्न करूँगी। यस सर। तो कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट में आकर के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कभी बहुत सोचा था कि एमएलएस के पॉडकास्ट में आप आओगी? उसके लिए आपको 1 साल नहीं 2 साल मेहनत करके आप ये पॉडकास्ट अर्न करोगी? सर मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं एएमयू के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी। बट जब मेरा एएमयू का रिज़ल्ट आया और नहीं निकला तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, बट तो एमयू में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक रही और जामिया में तो बिल्कुल आपने बिल्कुल चेंज ही कर दिया गेम। 0 से सीधा हीरो। कैसे किया आपने? सर असल में एएमयू के टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी बैकग्राउंड में। कुछ फैमिली भी थी और कुछ मतलब मैं क्योंकि ट्रैवल करके गई थी तो मुझे ट्रैवल सूट नहीं होता है। तो मैं यहाँ से अलीगढ़ गई तो मेरे मतलब हेडेक और वो सब की वजह से और कुछ मैं नर्वस भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उस वजह से था कि मेरी परफॉर्मेंस वहाँ पे काफ़ी डाउन हो गई थी। बट फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत डाउन है और मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, फिर मैं आपके पास आई, आपने मुझे समझाया। फिर मेरी अम्मी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि नहीं तुम करो, तुम्हारा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने जामिया के लिए काफ़ी मेहनत करी आखिरी के दिनों में। फिर उसके बाद जामिया का रिज़ल्ट आपके सामने ही है। तो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया? एमयू में आपने प्रेशर ले लिया, यहाँ पे प्रेशर कैसे रिलीज़ हुआ आपका प्रेशर? सर काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे फ़नी इंसिडेंट जो मेरे साथ था प्रेशर रिलीज़ करने वाला वो ये था कि जाने के एग्ज़ाम से 1 दिन पहले 3 तारीख को आपने बुलाया कि आओ तुम्हारा प्रेशर रिलीज़ करते हैं, सब बच्चे यहाँ पर हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आए तो आपने बोला कि कुछ एक्टिविटी करते हैं और हम लोग रेस लगा रहे थे यहाँ पर। और मैं रेस लगाते गिरी थी और मुझे काफ़ी चोटें आई थी पैर में, हाथ में, मुझे बहुत चोट लगी थी और मैं बहुत गंदा गिरी थी। मैं रोड पे सबके सामने गिरी थी, मेरी बेइज़्ज़ती हुई थी बहुत ज़्यादा मुझे अभी भी याद है। तो वो जो सारा जो टेंशन थी, वो जो सारा जो पेपर की टेंशन थी बेसिकली, वो सारी मेरी चोट पे चली गई थी। दर्द मैं में दर्द में? बिल्कुल। फिर मैं एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देने बैठी थी वहाँ पे भी मेरा आधा टाइम में पेपर की टेंशन ले रही थी, आधा टाइम में पैर की टेंशन ले रही थी कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो दर्द ने वो आपका जो प्रेशर वो रिलीज़ कर दिया, राइट? सारी टेंशन ले ली उसने। अगर वो चोट नहीं लगी होती, तो अभी शायद फिर अभी रो रही होती हैं। रो रही होती। चलिए, ये तो रहा आपने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले की बात कही, लेकिन उसके बाद जैसा आपको मालूम है कॉमन एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू भी ऐड हो गया। तो इंटरव्यू का प्रेशर आपने कैसे झेला और कैसे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही उसको लेकर के? सर जैसे आपने इंटरव्यू के बारे में मुझसे पूछा तो क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी और कुछ मेरे साथ लैंग्वेज इशू भी था, तो मैं इंग्लिश इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पाती। तो फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि इंटरव्यू भी होगा तो फिर अब मैं आपके पास आई। फिर मैंने आपसे पूछा कि सर किस तरीके से होगा। फिर आपने मुझे बोला कि देखो तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब करना ही है तो मैंने चैट जीपीटी वगैरह पे रिसर्च की। कुछ आपने गुफरान सर ने मुझे समझाया कि कैसे करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर पे फादर के साथ डेली इंग्लिश में बात करना और उसके अलावा जो लेक्चर्स होते थे हमारे एमएलएस में, बूट कैंप वगैरह के लेक्चर्स थे, पीटी के लेक्चर्स थे, वो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। और मैं क्या करती थी कि शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करती थी या वीडियोस बनाकर प्रैक्टिस करती थी और फिर मैं वो वीडियो जो है मेरी मामी है मैं उन्हें भेजा करती थी, मेरे पापा को दिखाती थी मैं। तो वो लोग फिर गलतियाँ बताते थे। जैसे मेरी मामी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इस टाइम में, इंटरव्यू के टाइम में मैं उन्हें वीडियोस भेजती थी और वो मुझे कमियाँ बताती थी कि यहाँ पे कमी है, इसे ठीक करो। ऐसे ही मेरे फादर ने किया और कई बार मैंने आपको आके वीडियोस दिखाई कि सही है मैंने रात में प्रैक्टिस की थी। फिर आपने मुझे बोला कि तुम्हारे एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐसे हैं या तुम्हारी लैंग्वेज ऐसी है, उसे ठीक करो। तो उससे जो है मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। फिर यहाँ पे क्लासेस में मैं आके सामने खड़े होके आंसर्स देती थी, बोलती थी इंग्लिश में। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली उससे, कम्युनिकेशन भी अच्छी हुई, लैंग्वेज भी सुधरी मेरी काफ़ी। तो सारा, एक बात और बताओ कि जब आपने रिज़ल्ट देखा, तो आपका रिएक्शन क्या था? मतलब रिएक्शन, आज का रिएक्शन और 1 साल पहले का, जब 1 साल पहले आपने रिज़ल्ट देखा था, तो रिएक्शन क्या था और आज क्या रिएक्शन था? क्या बदलाव आया उस रिएक्शन के अंदर?
सर 1 साल पहले का रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 1 साल पहले जब मैं आपके पास आई थी तो मैं अपनी 12th मतलब मैं कुछ टाइम कर रही थी और मैं जनवरी में आई थी। तो उस टाइम मेरे पास का टाइम बहुत कम था, बट उसके बाद भी मैंने काफ़ी, मैं आपको पता है मैंने करंट अफेयर किस तरीके से रट लिए थे बिल्कुल, और मैंने किए भी थे बहुत अच्छा, बट मेरा नहीं हो पाया था। तो जब मैंने रिज़ल्ट देखा और मेरा नहीं था लिस्ट में नाम, तो मैं काफ़ी रोई थी। मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं यूजुअली अपने पेरेंट्स के सामने नहीं रोती हूँ, मैं अलग से रोती हूँ, बट उस दिन मैं उनके सामने रोई थी। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत मतलब तकलीफ हुई थी, उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, तुम मेहनत करो, हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपके पास आई, आपने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मेहनत करो, होगा। फिर मैंने ड्रॉप लिया, फिर उसके बाद इस बार मैंने बहुत प्रिपरेशन की। और फिर जब मेरा अभी आज सुबह जब मैं सो के उठी, मैं शादी में गई हुई थी तो मैं कल ही आई थी, तो मैं सुबह सो के उठती हूँ, तो मैंने देखा कि आपने लिस्ट भेज रखी है कि रिजल्ट आ गया है। मैं उठते ही सबसे पहले मैंने मुँह धोया, मैं अपनी अम्मी के पास गई कि अम्मी रिज़ल्ट आ गया है, तो अम्मी ने बोला कि चेक करो क्या आया है। तो जब मैं चेक कर रही थी तो मेरे हाथ काँप रहे थे, मैं पूरी पूरी शिवर कर रही थी मैं। फिर मेरी अम्मी ने मुझे बैठाया, पानी पिलाया, फिर उन्होंने बोला कि आराम से चेक करो। फिर जब मैंने चेक किया तो फिर मेरा मतलब उसमें रोल नंबर था, मेरा सेकंड रैंक थी मेरी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी सेकंड रैंक है। मैंने अपनी अम्मी से 4 बार चेक करवाया। फिर मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैं रोने लगी थी आज सुबह भी दोबारा। तो सारा, अब तो आप फाइनल एग्ज़ाम में पहुँच चुकी हो। आइए हम लोग पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। आप ये बताइए जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो तैयारी की, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही बेटा? सब्जेक्ट को लेकर के आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? लास्ट ईयर की सारा मैंने क्या गलती करी, इस ईयर की सारा ने क्या उसको रेक्टिफाई किया? सर मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि पिछली बार क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने मतलब पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी, बट क्योंकि इस बार मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से बनाई थी। जैसे कुछ मेरे वीकर सब्जेक्ट्स थे, जैसे जीके था और मैथ्स था, इंग्लिश भी मान लीजिए मेरा वीकर सब्जेक्ट थी क्योंकि मुझे वोकैब वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर मैंने उसमें इंग्लिश के लिए तो मैंने गुफरान सर की बात बिल्कुल पल्ले मार ली थी। उन्होंने बोला था 1 का 4, तो मैंने 1 का 4 किया था। और इसी तरीके से और सर जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह लेते, सेशंस लेते थे, वो भी मैंने देखे थे इंग्लिश के लिए। और मैथ्स में तो आपने बहुत हेल्प की मेरी, और उससे मेरी मैथ्स भी सही हो गई। पीवाईक्यू से मैंने मैथ्स करी थी, वहाँ से मेरी मैथ्स सही हुई। और इसके अलावा जीके के लिए भी मैंने नाज़िम सर से बात की थी, उन्होंने मुझे जीके के लिए बहुत हेल्प करी है। तो मैंने ऐसे करके अपने वीकर सेक्शन से काम किया, और पिछली बार मैंने लीगल पे काफ़ी अच्छा काम किया था, तो मुझे इस बार लीगल पे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैं थोड़ा-थोड़ा उसको करती रही, तो मेरा लीगल भी हो गया था। और करंट अफेयर भी साथ-साथ चल ही रहा था। तो इस तरीके से मेरा हर एक सब्जेक्ट चल रहा था साथ-साथ में। और सिर्फ पॉलिटी के लिए भी मैं कहूँगी कि आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे थे पॉलिटी के लिए। मैंने आपके लेक्चर से नोट्स बनाए थे और वो बाद तक मेरे बहुत काम आए थे। तो मिस टॉपर सारा, है ना? जनरली टॉपर्स 1 घंटे पढ़ते हैं, सुनने में आया, राइट? तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? सिर्फ मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ कि जो 1 घंटा पढ़ के कर ले। मैंने तो काफ़ी पढ़ा है, मतलब मैं दिन में कोचिंग में पढ़ती थी, कोचिंग से जाने के बाद घर पे पढ़ती थी। मतलब मैं ज़्यादा का टाइम मेरा दिन का पढ़ने में ही जाता था। बहुत कम टाइम होता था जो मैं घर वालों के साथ बिता रही हूँ या मैं कहीं घूमने गई हूँ या कुछ ऐसा। 1 साल मेरा ऐसा था कि मैंने सिर्फ पढ़ाई पर काम किया है। अच्छा, बीच में जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, कोई लास्ट टाइम आपका नहीं हुआ था और आप काफ़ी डिमोटिवेटेड भी थी। तो बीच में कोई ऐसा टाइम लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, हार गई हूँ, कुछ ऐसा ऐसा पल आया? सर काफ़ी बार ऐसा मेरे साथ हुआ था, बट मेन 2-3 बार तो हुआ है जो मुझे अभी भी याद है। जैसे अराउंड जनवरी जब मेरे मार्क्स में नंबर बहुत कम आ रहे थे और आपने मेरे को एक बार समझाया था, आपने मुझे डाँटा था बल्कि क्लास के सामने, तब मुझे लगा था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद मैं अपने आप ही मोटिवेट हो गई थी कि नहीं मुझे करना है। फिर उसके बाद जब मेरा एएमयू में नहीं हो पाया था, तब मुझे लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि मैंने 2 दिन का पॉज़ भी लिया था, मैंने 2 दिन कोई पढ़ाई नहीं की थी, मैं घर में बैठ के सिर्फ रो रही थी। डाँट की वज़ह से? नहीं, नहीं एमी में ना आने की वज़ह से। अच्छा, तो डाँट काम कर जाता है, राइट? जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं जब बैठी हुई थी घर पे ऐसे ही, फिर मैंने सोचा कि ऐसे रोने से और बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा ही और मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद 2 बार तो ये था जो मुझे अभी तक याद है कि मेरे को ऐसा लगा कि मुझसे शायद नहीं होगा, बट फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और कर लिया आखिरकार। अच्छा, सारा प्रिपरेशन के दौरान फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? सर मेरी प्रिपरेशन में तो मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। स्पेशली मेरी अम्मी का सपोर्ट मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा था मुझे, क्योंकि मैं कोचिंग से रात में काफ़ी लेट जाती थी, आप भी जानते हैं 9 बज जाते थे या 10 भी बज जाते थे कई बार क्लासेस की वजह से, और मैं यहीं पे बैठ के पढ़ती थी इसलिए भी। तो मेरी अम्मी इस तरह से थी कि वो सुबह मुझे छोड़ने आ रही हैं, फिर मेरा लंच लेकर आ रही हैं, फिर शाम को मुझे यहाँ से लेकर जा रही हैं,
और घर जाके भी उन्होंने मुझसे कभी कोई काम नहीं करवाया। उनको ये रहता था कि नहीं बस तुम पढ़ो। मेरे को बिस्तर पे खाना मिलता था, बिस्तर पे मैं सिर्फ़ पढ़ाई का काम करती थी और कुछ नहीं करती थी। इसके अलावा मेरे जो पापा हैं उनका मैं मानूँगी कि बहुत बड़ा सपोर्ट था उनका, क्योंकि हर बार जब मैं ऐसा मुझे फ़ील होता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो मुझे ये कहते थे कि तुम टेंशन मत लो, अगर नहीं भी होता है तो हम कहीं और करवा देंगे, बट ऐसा नहीं है कि तुम डिप्रेशन लेके बैठ जाओ और तुम जो तुम कर सकती हो वो भी ना करो, जितना तुम्हारा कैलिबर है तुम उसे भी ना वो कर पाओ, इससे बेहतर है। और इसके अलावा और भी थे, मतलब मेरे भाई हैं, मेरी मामी हैं, वो लोग डेली मुझे कॉल करते थे, मुझसे पूछते थे कि कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है। उसके अलावा आप लोग तो थे ही सर यहाँ पर, जो डेली मतलब आप हो गए, गुफरान सर, नाज़िम सर, मैम वगैरह, सब ने मेरी बहुत हेल्प की, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, आपकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम किसका रहा? सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे पेरेंट्स का था और उसके बाद एमएलएस का था सबसे बड़ा। तो एमएलएस में आपने कौन-सा बैच लिया था बेटा? सर मैं अचीवर्स में थी। और ऑनलाइन में थे या ऑफलाइन मोड में सर थे? मैं ऑफलाइन में थी। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर आप ऑनलाइन में होते तो बेटर कर पाते? सर नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं ऑफलाइन में कर पाई। अच्छा, ऑफलाइन में आपको थोड़ा फ़ायदा मिला, राइट? यस सर, काफ़ी और इस फायदा बार ऑफलाइन से तो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए, मिला। राइट? यस सर। आपके कई फ्रेंड जो आपके साथ तैयारी करते थे, यस सब जामिया जा रहे हैं। लग रहा है वहाँ पे गैंग बनने वाला है, सारा गैंग है। यस खैर, सर। सारा किस आपकी फ्रेंड महविश यस सर। और आपकी फ्रेंड सफ़ा, यस दे सर। आर ऑल गोइंग, यस सर। सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, राइट? जी। सर मेरा मानना ये है कि ऑफलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलती, जो ऑफलाइन में मिलती है। जैसे टीचर के साथ जो इंटरेक्शन आपका होता है, वो ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा होता है, और डाउट वगैरह भी आप ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग एग्ज़ाम की वाले दिन की बात करते हैं। तो आइए हम लोग एग्ज़ाम वाले दिन की बात करते हैं, तो क्या आप नर्वस थी? सर मैं थी, थोड़ी बहुत नर्वस थी, क्योंकि मुझे चोट लगी हुई थी, तो मैं लंगड़ाते हुए चल रही थी, तो जहाँ मैं सोचती थी एग्ज़ाम जो है वहीं मेरा पैर दुख जाता था। और इस बार करंट अफेयर्स थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा था, राइट? सर यस सर। सुनने में आया कि है ना गांजा फूँक के पेपर बनाया गया था। कोई बच्चा ऐसा कह रहा था, आई एम द एजुकेटर, आई यस शुड सर। नॉट यूज़ दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। मैंने देखी थी वो वीडियो। बट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या रिएक्शन था जब आप करंट अफेयर्स की तरफ बढ़े? 150 क्वेश्चंस यस और सर। हमारी एक स्ट्रैटेजी रहा करती थी यस सर, कि बिल्कुल। हमें क्या-क्या पहले करना है। जी, जी। और जब करंट अफेयर्स उसके अकॉर्डिंग देखा तो क्या किया आपने? सर जैसे आपने समझाया था कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को करना है, तो जैसे मैं उस तरीके से करती हुई चल रही थी, तो मुझे इंग्लिश ठीक लगा था, बट जैसे ही मैं करंट अफेयर पे आई और मैंने जब करंट अफेयर पढ़े, तो मुझे समझ आ गए थे कि ये तो पिछले करंट अफेयर पूछे गए हैं, आपके नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने करंट अफेयर छोड़े थे, क्योंकि आपने कहा था कि कोई सेक्शन ऐसा है जो तुम्हें नहीं आता है, तो तुम्हें पैनिक नहीं करना है, उसको छोड़ के जो तुम्हें आता है उस पे फ़ोकस करना है। तो जब मुझे पता चल गया था कि मुझसे करंट अफेयर नहीं होंगे, तो मैंने उन्हें छेड़ा नहीं था, मैंने अदर जो सेक्शन था उसे किया था। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे 100 प्लस हो गए हैं, फिर मैंने कुछ करंट अफेयर्स में तुक्के मारे थे जो अल्हम्दुलिल्लाह सही लगे थे मेरे, तो इस तरीके से मेरा हो गया। अच्छा सारा, टाइम मैनेजमेंट कितना रोल करता है? अच्छा सारा, आप ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट कितना रोल प्ले करता है? सर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं एग्ज़ाम टाइम की बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा करता है, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा एग्ज़ाम जो था लास्ट में छूट गया था। इस बार जब मैंने पूरी स्ट्रैटेजी से किया, जिस तरीके से आपने बताया था कि आपको 3 बार में करना है, वैसे करके जब मैंने किया, तो मेरे को काफ़ी ईज़ी लगा और मेरे पास टाइम भी बच गया था लास्ट में अपना एग्ज़ाम देखने के लिए, मतलब अपना देखने के लिए कि मेरा कुछ छूट तो नहीं गया वो भी। तो काफ़ी अच्छा रोल, मतलब इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, आप जो ऑफलाइन मोड में मॉक टेस्ट होता था, क्या आप उसको सीरियसली लेती थी? यस सर, मैं बहुत सीरियसली ले लेती हूँ उन्हें। कोई ऐसा मॉक हो, 20 मॉक्स हमने कराए थे, यस सर। कोई ऐसा मॉक था आपने छोड़ा था? नो सर, मैंने कोई मॉक नहीं पूरे छोड़ा। 20 में से 20 किए। यस सर, तो बिल्कुल। उसका क्या स्ट्रैटेजी रहता था आपका? सर मेरे मॉक का स्ट्रेटजी ये रहता था, क्योंकि हमारे यहाँ वीकली मॉक होते थे एमएलएस में, तो मैं मॉक देने के बाद जिस दिन मॉक होता था वो पूरा दिन मेरा सिर्फ मॉक के लिए रहता था। मैं मॉक देती थी, उसके बाद उसे एनालाइज करती थी बैठ के। मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बना रखी थी, मेरी जो भी मिस्टेक्स होती थी मैं उन्हें उसमें लिखती थी। और मैं क्या करती थी कि जैसे मेरी कोई मिस्टेक है उसमें, अगर वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो मैं उस पर लिख देती थी कॉन्सेप्चुअल, या कोई मेरी सिली मिस्टेक थी तो उसमें सिली मिस्टेक लिख दिया। तो इससे क्या रहता था कि जब मैं पिछले अगली बार जो एग्जाम मतलब मॉक आएगा उससे पहले मैं उस मिस्टेक नोटबुक को देखती थी, तो मुझे पता चल जाता था कि मैंने पिछली बार या तो सिली मिस्टेक क्या की थी या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक क्या की थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। तो सारा भी हो कि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट देती थी? यस सर, मैं अपने मॉक टेस्ट देती थी। तो हमने 20 ऑफलाइन मॉक्स कराए, तो क्या आपने सारे किए या कुछ छोड़ा भी? नो सर, मैंने सारे दिए थे। अच्छा, तो क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, थोड़ा आप बताएंगे मॉक टेस्ट को लेकर के?
सर मॉक टेस्ट को लेकर के मेरा ये रहता था कि जैसे मेरा आज मॉक टेस्ट हुआ तो आज का मेरा सारा दिन मॉक टेस्ट पे ही रहता था। पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया, फिर मैं घर पे आके उसको पूरा एनालाइज करती थी। मैंने मिस्टेक नोटबुक बना रखी थी, उसमें मैं सारी मिस्टेक्स को लिखती थी कि मेरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कितनी हुई है, सिली मिस्टेक कितनी है, कितनी रीडिंग मिस्टेक है। मैं ऐसे करके, क्योंकि मेरी ना स्पीड जो है रीड करने की वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती हूँ रीडिंग में। जैसे आपने मुझे बताया था कि तुम पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हो, तो मैं उस चीज़ पे भी, ताकि मैं उस पर कमांड ला सकूँ, इसलिए मैं ऐसे करती थी। तो सर मैं उस नोटबुक से अगले मॉक टेस्ट में पढ़ती थी, और क्योंकि हमारे यहाँ मॉक टेस्ट के अगले ही दिन डिस्कशन होता था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी मुझे। अच्छा सर, अभी बताओ आपने ऑफलाइन मॉक्स दिए, तो ऑफलाइन मॉक्स एंड ऑनलाइन मॉक में क्या डिफरेंस होता है? सर क्योंकि मैंने सारे ही मॉक्स ऑफलाइन दिए थे, बस मेरा एक मॉक था जो मैंने ऑनलाइन दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप ऑफलाइन मॉक देते हो, तो क्योंकि आपका सराउंडिंग जो है वो एक एग्जामिनेशन जैसा होता है, तो आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, जिसको जिसको आप हैंडल करना सीखते हो। जब आप ऑफलाइन मॉक दोगे तो आप वो प्रेशर हैंडल करना सीख रहे हो। लेकिन ऑनलाइन मॉक में जब मैं अपने घर पे बैठ के दे रही थी, तो कोई प्रेशर नहीं था। मैं बहुत ही लेथार्जिक होके लेटी हुई हूँ, मॉक दे रही हूँ, कोई मतलब मेरा दिमाग उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा था। जिस क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर सकती थी, वो भी मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग उस मोड में ही नहीं था कि मुझे मॉक देना है। और जब मैं कोचिंग में आके मॉक देती हूँ, तो मेरा दिमाग रहता है कि हाँ, मतलब मैं मॉक देने आई हुई हूँ। तो इसका बहुत हेल्प मिलता है जामिया में। जब आप वहाँ पे बैठ के मतलब आप अपना फाइनल एग्जाम दे रहे होते हो, तो वो जो प्रेशर आप यहाँ हैंडल कर रहे होते हो ना, वो वहाँ नहीं लगता। तो सारा टॉपर संकल्प के बारे में बहुत बात करते हैं, तो आप संकल्प के बारे में क्या कहना चाहती हैं? सर संकल्प बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, तो क्योंकि संकल्प से ना आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल आपकी संकल्प से आपको हेल्प मिलती है। जैसे उसमें, क्योंकि उसमें करंट अफेयर भी होते थे डेली के, उसमें इंग्लिश भी थी, उसमें आपके जीके क्वेश्चंस भी होते थे, तो मतलब उससे हर डायनामिक में आपको हेल्प मिलती थी। तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल था, और मैं ये कहूँगी कि पढ़ना चाहिए, संकल्प तो नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। अच्छा, तो पीवाईक्यू का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन के अंदर? सर पीवाईक्यू का बहुत रोल था। जब मैंने पिछले साल तैयारी की थी, तो मैंने पीवाईक्यू को बहुत हल्के में लिया था, और मैंने उसके बारे में मतलब इतना उसको सीरियस नहीं लिया था। बट इस बार मैंने पीवाईक्यू को काफ़ी सीरियस लिया। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जो थी वो पीवाईक्यू के बेस पर रखी। पहले मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किए, फिर मुझे पता चला कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है। उस हिसाब से फिर मैंने अपना पूरा जो प्रिपरेशन थी उसको किया था। तो पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए, और हमें हर प्रिपरेशन से पहले तो पीवाईक्यू ज़रूर लगाने चाहिए। अच्छा, लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया, आपको रिजेक्शन मिला, Yes, इस बार सिलेक्शन, तो क्या डिफरेंस होता है सिलेक्शन और रिजेक्शन में? सर जैसे आपने बोला रिजेक्शन और सिलेक्शन वाली बात, तो सर काफ़ी मतलब डिफरेंस है। जैसे जब मैं पिछली बार रिजेक्ट हुई थी, तो मेरा बहुत मजाक बनाया था, मतलब मेरी फैमिली में ही काफ़ी मजाक बना था मेरा। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से किसी मतलब बहुत थे, लेकिन कुछ ने बोला था कि तुम हर बार फॉर्म ही भरती रह जाओगी क्या, कभी सिलेक्शन भी ला के दोगी या नहीं ला के दोगी। तो मतलब ऐसे हुआ था, मेरे कजन्स वगैरह मेरा बहुत मजाक बनाते थे। और इस बार जब मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वो लोग बहुत खुश हैं, और मतलब वो कहते हैं मेरे काफ़ी मतलब कज़न है जो ये कहते हैं कि अगर हम मज़ाक ना बनाते तो शायद तुम इतनी मेहनत ना करती। अच्छा, आपका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है? लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है आपका? सर अभी तो मैं एक्सप्लोर करूँगी, और मैं देखूँगी कि मुझे क्या करना है आगे। क्या व्यूअर्स, अब हम सारे के साथ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। अच्छा सारा, जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगी, जो बच्चे आगे प्रिपेयर कर रहे हैं जामिया के लिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए उन्हें। उन्हें अपनी प्रिपरेशन से पहले पीवाईक्यू को पूरा अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, और जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको बहुत सीरियस लेना चाहिए, और उन्हें एनालाइज बहुत अच्छा करना चाहिए। क्योंकि आप जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उनमें से ही वहाँ पे क्वेश्चन आए हुए होते हैं, और आपको आपकी प्रिपरेशन में कई बार ऐसा लगेगा कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था, लेकिन आपको वहाँ पे ना कमज़ोर नहीं पड़ना है। आपको वहाँ पे ये करना है कि नहीं, मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, और आपको वो करना के दिखाना भी है फिर। तो देखा व्यूअर्स, सारे ने कितनी अच्छी बात बताई। तो आइए हम लोग पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और रैपिड फायर राउंड खेलते हैं सारे के साथ। सर, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। So if I want to describe myself in one word, that is resilient. फेवरेट सब्जेक्ट? Sir, history. मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? Night owl. Night study. मॉक टेस्ट या रिवीजन? Sir, both. ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस? Offline classes. फेवरेट जज और लॉयर? Sir, favorite judge, Justice P.N. Bhagwati. डिस्क्राइब जामे इन वन वर्ड? Sir, transformative. डिस्क्राइब एमएलएस इन वन वर्ड? Gateway to Jamia. सक्सेस और हार्डवर्क? Sir, hard work. Because hard work is the key to success. So Sarah, thank you so much for being the part of the MLS podcast.
तो देखा व्यूअर्स आपने सारा ने कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई और इन्होंने अपनी सारी स्ट्रैटेजी और जो उनके लाइफ में हुआ, जो जनरली बच्चों के साथ होता है कि फेल्योर मिला, फिर उसके बाद सक्सेस। तो ये जो जर्नी रही है सारा की, ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है उन बच्चों के लिए जिनका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप फिर से हिम्मत रखें और नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन करें, राइट? और डेफिनिटली आज नहीं तो कल ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। तो डियर्स व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।